हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम 10th क्लास की हिंदी के यूनिट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। यूनिट 1 में बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव्स यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला जो पोर्शन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 3 को सॉल्व किया है। उसके कुछ बड़े क्वेश्चंस लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न रह गए हैं, बाकी हमने उसको पूरा सॉल्व किया है और 6 और 7 यूनिट को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो आचार्य रामचंद्र ने दूसरा काल भक्ति काल को कहा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो इसको बेसिकली रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है काव्य की दृष्टि से। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ जो माना जाता है वो संवत 1900 से माना जाता है, तो आ नंबर का ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो जो सूरदास हैं वो छायावाद के कवि नहीं रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय को माना जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां है नई कविता के कवि हैं। तो नई कविता के कवि जो हैं वो इनको रघुवीर सहाय को माना जाता है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर द सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भक्ति काल की समय सीमा है। तो भक्ति काल की समय सीमा 1375 से लेकर 1700 तक मानी गई है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ 1943, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सन 1943 से माना जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो बेसिकली बिहारी जो है वो रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसमें जो ऑप्शन पहला है ये सही हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्यधारा की नहीं है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग हम सभी जानते हैं कि अपने कृष्ण भगवान के लिए किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। तो उनको जो गोपियाँ थी उनको ज्ञान और योग की बातें कड़वी ककड़ी सी लगती थी, तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो श्री कृष्ण की तुलना उन्होंने हारिल की लकड़ी से की है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है कि व्याधि शब्द का अर्थ है। ठीक है। तो व्याधि का अर्थ होता है रोग। ठीक है। ये व्याधि रोग आपस में पर्यायवाची शब्द है दोनों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर शायद में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां है कि सूर्य के पद में भाषा है। ठीक है। तो ये हम सभी जानते हैं कि सूरदास के पद में ब्रज भाषा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला यानी कि आ इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। तो प्रेम संबंध की इसमें जो है प्रेम संबंध की मर्यादा की बात कही गई है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर का क्वेश्चन, सूरदास के गुरु थे। ठीक है। तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि सूर्य के आराध्य हैं। ठीक है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरदास के आराध्य श्री कृष्ण भगवान है अपने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि पुरनिति पात का अर्थ है। ठीक है। तो पुरनिति पात का अर्थ है कमल का पत्ता। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 19वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से तुलना की गई है गोपियों की, तो इसमें ऑप्शन नंबर आ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कि सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है। तो इन्होंने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है श्री कृष्ण को। ठीक है। तो सूरदास का जहाँ भी अगर संबंध आए तो वो हमेशा श्री कृष्ण से होगा। इसके बाद 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की रचना नहीं है। ठीक है। तो सूर्य सागर सूर्य की रचना है, सूर्य सारावली भी इन्हीं की रचना है सूर्य की, और साहित्य लहरी भी सूर्य की रचना है, विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। तो ये नहीं होगा विनय पत्रिका, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे जब श्री राम ने धनुष तोड़ा था। ठीक है। तब वो वहाँ परशुराम आए थे क्रोध में, तो वहाँ पे जो लक्ष्मण जी है उनने व्यंग भरे उत्तर उनको दिए थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है कि शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे। ठीक है। तो शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम हो उठे थे। ठीक है। ये सभी हम लोगों ने रामायण देखी है बचपन में और हम सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि रामचरितमानस की भाषा है।
ठीक है, तो रामचरितमानस बेसिकली अवधी भाषा में लिखा गई है ना। तो ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, ठीक है, तो इनके गुरु का नाम विश्वामित्र था, ये हम सभी को पता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है कि सहस्त्रबाहु का वध किया था, तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम जी ने किया था, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 27वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी आत्मकथा को भोली बता रहे हैं ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि थके पतित की पंथा में अलंकार है, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पा है वो 2 बार आ रहा है, पथिक में भी पा आ रहा है और पंथा में भी पा आ रहा है, तो यानी कि पा जो है वो रिवाइज हो रहा है, तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है, ठीक है। और इसके बाद 29वें नंबर का जो क्वेश्चन है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, ठीक है, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है वो है कि प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, ठीक है, तो पारितोषिक मिला था उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, ठीक है, जो कामायनी है वो एक महाकाव्य है, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है इसको, और इनके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ठीक है। इसके बाद 31वें नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है, ठीक है, तो साये में धूप जो है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी ये सारी इन्हीं की रचना है, आकाशदीप इन्हीं की रचना है, इंद्रजाल और आंधी ये तीनों इनकी रचना है, लेकिन जो साये में धूप ये है ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो दा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, ठीक है, तो बादल किसका प्रतीक है, तो बादल क्रांति का प्रतीक है इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बाल कल्पना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाल कल्पना। इसके बाद जो 34वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है, विशेषण मतलब उन्होंने बादलों को क्या कहा है, तो उन्होंने बादलों को नवजीवन वाले कहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 35वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहे हैं, ठीक है, तो आकाश को जो घेर कर बरसने को कह रहे हैं वो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36वें नंबर का क्वेश्चन है कि कवि निराला ने तप्त धरा के माध्यम से संकेत किया है, ठीक है, तो तप्त धरा के माध्यम से उन्होंने जन सामान्य की जो पीड़ा है उसकी ओर संकेत किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं, ठीक है, तो इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य गायक की आवाज़ में गूंज मिलाने वाला कहलाता है, ठीक है, तो मूल वो कहलाता है संगतकार, ठीक है, वो जो साथ में होता है यानी कि मुख्य गायक की जो आवाज़ में गूंज मिलाता है वो संगतकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो यूनिट 1 के जो क्वेश्चन आंसर थे यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है, ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर सकते हैं, और आने वाली आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हम इसमें 10th क्लास की मैथ और इंग्लिश को भी आप शामिल करने वाले हैं, यानी कि मैथ और इंग्लिश की भी वीडियो अब जल्दी से जल्दी आने वाली हैं। और अगर आप किसी चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं या आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं नोट्स के लिए तो उसकी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी कोई भी डाउट हो तो हम आपके लिए बैठे हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।